अस्सलाम वालेकुम। जिते जिते असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो, सिंध, पाकिस्तान या दुनिया जी कुंड कुड़छ में अवां सभिनीनि खे दिल जी गहराइनि सां अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में मां यसरा खून भली कार थी कयां। जीअं त नाज़रीन अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध वॉइस जो प्रोग्राम सिंध मॉर्निंग। अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं जिते असां घणे तर पंहिंजो वक़्तु गुज़ारींदा आहियूं, उहो आहे असांजो वर्क प्लेस, जिते असां कमु कंदा आहियूं। त वर्क प्लेस ते जॾहिं असां हूंदा आहियूं त उते असांजी ज़हनी सिहत हुजे, जिस्मानी सिहत हुजे, या असां अगरि ॻाल्हि कंदासीं इमोशनल पंहिंजे हेल्थ जी, त उहा असां कीअं सुठी रखी सघूं था, स्ट्रेस फ्री रखी सघूं था, ऐं असां पंहिंजो जेको फोकस आहे उहो कीअं कम ते वधाए सघूं था। इन बारे में ॻाल्हाईंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में। जेको अॼु जो असांजो मौज़ू आहे उहो आहे वेलनेस एट वर्क प्लेस। जी नाज़रीन, अचो त अॼु अव्हां जी मुलाक़ात करायूं हाणे पंहिंजे ख़ासि महिमान सां। असां सां गॾु जेके स्टूडियो में मौजूदु आहिनि उहे इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट आहिनि ऐं फाउंडर आहिनि ख़ुदि ई वेलनेस जो। सो अव्हां सुञाणे त विया हूंदो, जेको उन्हनि जो कमु एतिरो त थियल आहे मेंटल हेल्थ ते, ऐं अगरि असां चऊं वेलनेस ते, त उन्हनि जो तमामु घणो कमु अव्हां जे साम्हूं ज़रूरु ईंदो हूंदो। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सरवत नसीम शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम यसरा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सरवत साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी पहले कि ये जो थेरेपिस्ट होते हैं ये कौन होते हैं? मुझे और मेरे नाजरीन जो है वो आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि आप किस तरह की थेरेपिस्ट हैं और ये थेरेपीज कैसे काम करती हैं। तो इसका जो पूरा बैकग्राउंड है ना वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मेरे ख्याल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इसकी मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं। मैंने अभी स्टाफ में एक नई हायरिंग हुई और उनको मैंने कहा कि साइकोथेरेपिस्ट हूँ मैं, और थोड़ा सा उनको ब्रीफ किया और कहा कि एक एड बनाकर ले आइए। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का एड बना और वो पूरी तस्वीर और सारी चीजें की फिजियोथेरेपी हो रही है। तो मैंने उनको समझाया कि फिजियोथेरेपी नहीं है। अच्छा, इसको इसी हिसाब से आपको समझा देती हूँ कि जैसे कि अगर फिजिकल कोई आपको इशू होता है और आपको अपनी वेलनेस के ऊपर काम करना होता है, तो आप डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ में जो रुकावट आ रही है उसको वो दूर कर सके और आप बेहतर फील कर सकें और आप अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को डिस्कम्फर्ट के बगैर गुजार सकें। तो इसी तरह साइकोथेरेपी जब होती है और काउंसलिंग की बात आती है, हम इस थेरेपी की बात करते हैं, तो ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में होती है। क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ ये है कि हमारी बॉडी भी सही काम कर रही हो, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट, सब चीजें जब अच्छी लाइजॉन में होती है। मैं तो कहती हूँ कि स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, इनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो ये सब चीजें जब अच्छे लाइजॉन में होंगी, बैलेंस में होंगी, तो हम एक मुकम्मल इंसान और एक अच्छे इंसान की तरह सोसाइटी में जिंदगी गुजार सकेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मेंटल हेल्थ होती है, इसमें जब कोई प्रॉब्लम आए कि आपकी मेंटल हेल्थ कुछ डिस्टर्ब है, कुछ डिस्कम्फर्ट है आपको, या आप इमोशंस अपने हैंडल नहीं कर पा रहे, डिसरेगुलेटेड फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे थेरेपिस्ट इज द पर्सन यू गो टू। जरूरी नहीं, इसमें आपको एक और एग्जांपल से भी बताती हूँ कि जैसे मेंटल हेल्थ की साइड पे या साइकोलॉजी की साइड पे हम आमतौर पे साइकियाट्रिस्ट के नाम से वाकिफ होते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट वो मेडिकल डॉक्टर होता है जो आपके कोई भी इस तरह के इश्यूज आए तो आप उनके पास जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जब इशू कोई ऐसा हो जाए कि आप थेरेपी या साइकोलॉजिस्ट या असेसमेंट लेवल से बाहर निकल गया है, या थेरेपिस्ट के पास आप जाएं और उसको लगे कि आपका इस लेवल का प्रॉब्लम हो गया है कि अब आपको मेडिकल की तरफ जाना होता है, अगर दवाओं की जरूरत होती है तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, सो दैट कि वो दवा आपको डायग्नोसिस करें, आपको दवा दें और साथ आपको थेरेपी रिकमेंड करें, ताकि आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं जो वो कॉज कर रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करना शुरू किया जाए। तो ये थेरेपी इस तरह होती है कि ये 3-4 लेवल्स में हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम हो रहा होता है और ये सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेहतरीन, तमाम बेहतरीन। अच्छा, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलनेस एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इस पे कि जब भी हम देखते हैं कि पहले तो मुझे बताइए कि वर्क प्लेस पे जो वेलनेस है उससे क्या मुराद है? क्या हम जब बात करेंगे वो सिर्फ जिस्मानी सेहत तक महदूद होगी या इसमें इमोशन और मेंटल हेल्थ का भी बड़ा एक एलिमेंट शामिल होता है? जी बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पे जब वेलनेस की बात होती है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर सही है, आपकी जो सारी फिजिकल मार्कर्स हैं, जो आपके वाइटल्स हैं वो सारी ठीक है तो फिर वेलनेस है। लेकिन जो इसकी आपकी WHO की जो डेफिनेशन है ना, नाउ इट इंक्लूड्स मेंटल हेल्थ और आपकी बाकी जो ये सारी जो होलिस्टिक एस्पेक्ट होता है ना हेल्थ का, उसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल होती है। कि अगर आप
बॉडी आपकी फिट है, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलनेस इज नॉट कंप्लीट हेल्थ, बल्कि आप खुद एक अच्छा फील करना अपने बारे में, एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट मैं कहती हूँ कि आप किसी चीज में डिस्कम्फर्ट ना फील कर रहे हो, आप परेशान ना हो, आप स्ट्रेस लेकर कैरी ना कर रहे हो, आप कोई पुरानी कोई रिग्रेट, कोई ऐसे पास्ट आपको चेज ना कर रहा हो, कोई इमोशनल बैगेज आपके ऊपर ना हो। दिस इज द definition of wellness that we are aiming for। और वर्क प्लेस पे ये इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। वैसे तो फैमिली में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपकी रिलेशनशिप्स थ्राइव करने के लिए, आप बच्चे पाल रहे हैं, कपल्स हैं घर में, बड़े आपके सीनियर्स हैं, तो उन सबके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए भी आपको जाहिर है मेंटल और इमोशनल वेलनेस की जरूरत है, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो तो सोर्स है, वहां से आपको वो वेलनेस मिलती है। और फिर जब काम करने बंदा जाता है तो ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है, वहां से आप ऑफ कोर्स अर्न कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपकी जाहिर है मेंटल प्रेजेंस, स्ट्रेस फ्री प्रेजेंस जरूरी है, प्लस आपकी जो आगे की जिंदगी में तरक्की होनी है वो भी वहीं पे मैटर करती है। तो वो भी आपका जो है मतलब इतना स्ट्रेस और इतनी एंजाइटी हो कि वो आपको मोटिवेट करे टू go further in life, to become better in life, और इतनी ना हो कि आपकी जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करे, उसको रोके, उसमें रुकावट बने। अच्छा, आपने अभी बात की स्ट्रेस और एंजाइटी की, तो आप क्या समझती हैं कि जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस और एंजाइटी हमें नजर आती है, इनकी बेसिक या बुनियादी अलामात क्या होती हैं, और जिन्हें ज्यादातर मैं समझती हूँ कि जो लोग होते हैं वो नजरअंदाज कर रहे होते हैं इनिशियली, अगर बात की जाए, वो तो फिर जब डायग्नोज होता है तो वो टाइम, वो कहते हैं ना, पानी जब सर से ऊपर गुजर जाता है फिर पता चलता है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? जी अच्छा, इसको दो हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें तो एक तो ये होता है कि जब बंदा जाहिर घर से आ रहा है तो जो वो कैरी करके ला रहा है, यानी कि अपना पास्ट, वो पीछे से उसकी क्या सेंसिटिविटीज है, उसकी फैमिली में इस वक्त क्या चल रहा है, और जो उसके सारे रिलेशनशिप्स हैं, वहां से जो स्ट्रेस अगर वो कैरी करके ला रहा है, उसमें नींद पूरी नहीं होती, उसको सोने का वक्त नहीं मिलता, या घर में कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो एक तो ये चीज है वो वर्क प्लेस पे लेकर आ रहा है। आपको बड़ा लोग कहते हैं ना कि परेशानियों को घर छोड़कर आ जाओ, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान डिस्कनेक्ट होकर और फिर वर्क प्लेस पे आ जाए। तो ये पॉसिबल तो होता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपनी कि वहां पे अपना बेस्ट फेस प्रेजेंट करें अपने वर्क प्लेस पे। अच्छा, वर्क प्लेस इटसेल्फ, उसमें भी आपने भी टॉक्सिक वर्क प्लेस का नाम सुना होगा, कि इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि जो वर्क प्लेस इटसेल्फ होती है कि आप बाहर से तो आए चले, आप एक खुश इंसान है, आप बाहर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप बिल्कुल अच्छे, अब एक फ्रेश ग्रेजुएट है, बहुत खुश है कि आप अब ग्रेजुएट हो गए और आपको नई जॉब मिली है, नाउ यू विल अर्न योर ओन मनी, और बड़ी अच्छी मोटिवेशन के साथ आप एंटर हुए, वी विल माइनस एवरीथिंग जो वो आप लेकर आता है। तो यहाँ पे अब जो वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट मैटर करता है, आपका बॉस कैसा है, आपके कॉलीग्स कैसे हैं, वहां पे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, या होस्टाइल एनवायरनमेंट है। इसके अलावा आप देखें अब तो इवन पेंट एंड फर्नीचर्स एंड कलर्स ऑफ द ऑफिस, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं इन द मेंटल वेलनेस एंड वेलबीइंग ऑफ। अच्छा, अगर बात करें, जैसे आपने कहा, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी बातें कर रही है कि मुझे लगता है कि हर सवाल में उसी से रिलेटेड पूछूं कि ये जो मैनेजर या बॉस हमारे होते हैं या हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, तो क्या ये हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएटर्स हो सकते हैं या होते हैं? अगर तो ये होते हैं तो फिर कुछ और ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो क्या ये अपने एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ ऐसी इनके पास मेंटल वेलनेस की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से उन पे काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो जो आपने ह्यूमन फिगर की बात की, जो मैनेजर है, अगर मैं किसी को रिपोर्ट कर रही हूँ तो उसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि वो मेरा मेंटोर भी बन सकता है और वो मेरे लिए एक टॉक्सिक एलिमेंट भी हो सकता है। अगर वो वही जैसे एक टीचर होता है स्कूल में या कॉलेज में, उसी तरह से आपका मैनेजर होता है आपके ऑफिस में, कि अगर तो वो आपकी अगर कोई गलती हो जाए, किसी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, एंड यू गो अप टू दैट पर्सन, और वो एक गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह आपको सिखाए, समझाए और हैंड होल्डिंग करके आपको ले जाए आगे, तो वही आपका मेंटोर बन जाएगा। और आपका वर्क प्लेस जो है ना, वो आपको यू विल लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू ऑफिस, और आप बहुत उसमें अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। और वही बंदा अगर वर्क प्लेस पे आपका मैनेजर ऐसा है जो कि देखता है, अच्छा अब ये फंस गया, अब मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा, बिल्कुल तो ऐसा है जी। तो अगर वो नार्सिसिस्टिक माइंडसेट का है, सैडिस्टिक माइंडसेट का इंसान है आपका मैनेजर या आपका कोई कॉलीग, तो वहां पे आपको वर्क प्लेस में
आपको टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है और हम फिर ऐसे हो जाते हैं कि हम वहां नहीं जाना चाहते, उन जगहों से हम थोड़ा सा कतराने लगते हैं। और फिर अब ऑफिस जाना एक मुश्किल, मंडे का दिन इतना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि फिर उसी एनवायरनमेंट में जाना है, वहीं सर्वाइव करना है, वहीं परफॉर्म करना है, उन्हीं मतलब एक आप पता है जो हमारा घर में जितना वक्त गुजरता है उतना ही तकरीबन ऑफिस में गुजर रहा होता है। आधा दिन हमारा वहीं पे गुजर जाता है ऑफिस में। बिल्कुल, तो वो उस एनवायरनमेंट में इस मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट के साथ रहना इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ की, तो अभी भी बहुत सारी जगहों पर, या अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी में, तो इसको नॉर्मली इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस पे हम कहेंगे जैसे बात नहीं की जाती, इसको स्टिल एक बात करना, इस पे टॉक्सिसिटी की अलामत माना जाता है। अगर आप मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे तो कोई ये तो पागल है, ये हमें सुनने को मिलता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से एक एक्सेप्टेंस फॉर्म में ले आया जाए? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि सबसे पहले तो अवेयरनेस है ही नहीं। अगर वो जो चीज से बंदा गुजर रहा है, जिस फीलिंग से, उसको पता ही नहीं है कि ये एक मेंटल हेल्थ का इशू है और वो इस फ्रेमवर्क में आता है, तो उसको स्कोप ही नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो वो उससे गुजरता रहता है। दूसरा, अगर अवेयरनेस हो जाती है तो क्या होता है कि टैबू है। अगर आप किसी को जाके बताते हैं कि मुझसे ये चीज कोप नहीं हो रही, मैं यहाँ पे मुझे फियर फील हो रहा है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मैं फीलिंग मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें जो है वो नहीं मैं कर पा रहा किसी चीज को, तो इंसान अपने आप को लेबल कर देता है एज अ फेलियर, वो बर्न आउट होने लगता है, वो गिव अप करने लगता है। और आपने देखा होगा अक्सर लोग जैसे जॉब्स छोड़ छोड़ के स्विच कर रहे होते हैं जॉब्स, अगर वो एक जगह रहे तो वो ट्रेन होके बेहतर हो सकते हैं, बट वो उस चीज को गिव अप, वो उनका जो पैटर्न जिंदगी का बन चुका होता है, वो गिव अप वन थिंग एंड गो टू समथिंग एल्स। हालांकि वो वहां पे भी फिर स्ट्रगल करते हैं, तो वो उनका पैटर्न बनता जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे करने की क्या जरूरत होती है कि आप इसको पहले तो रियलाइज करें कि दिस इज, अवेयर हो जाए कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, मुझसे नहीं हो रहा कुछ और मैं बार बार उससे भाग रहा हूँ, आई एम जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब दूसरी बात ये है कि अब जब वो बंदा जाके बात करता है, चले उसने अपने भाई से बात की, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात की, अपने किसी कॉलीग से बात की, तो यहाँ टैबू होता है। लोग कहते हैं अरे तुम ऐसी बात बोलोगे कि तुमसे हो नहीं रहा तो तुम्हें लोग लूजर कहेंगे, फेलियर। बिल्कुल, तो तुम ये बात तो किसी को बताओ ही नहीं, या वो बंदा खुद ही इतना जज करता है कि वो कहता है चुप हो जाओ भाई, मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे इतना जज किया जाएगा। हालांकि वो लर्निंग फेज है, आप इस फेज को, उसकी जो प्रॉब्लम्स उसको जब कोप करना सीखेंगे तो ये आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे क्या होता है, इंसान अपने आप को उस पैटर्न में, उस वॉर्टेक्स में फंसा लेता है और वो वही घूमता रहता है। तो दैट बिकम्स द प्रॉब्लम कि आपने अब टैबू मान लिया उसको और अब आप उसके बारे में बात ही नहीं करें। जिस वक्त हम टैबू को क्रॉस करते हैं ना कि नहीं मैंने तो अपनी हेल्प करनी है, चाहे कोई किताब पढ़ के करनी है, चाहे मैं थेरेपिस्ट के पास जाके बात करूं, कोई भी किसी तरह की हेल्प इंटरवेंशन करूं, और मैंने अपने इस जो पैटर्न मेरा लूप बन गया है उससे मुझे बाहर निकलना है, तो ये होती है ग्रोथ और हीलिंग का साइकिल। यहाँ से मैं समझती हूँ कि इस इनिशियल जो मुझे बात समझ में आई है कि आप पहले अपना पैटर्न एक्सेप्ट करें। बिल्कुल जी, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस फर्स्ट लेवल है, फिर हम टैबू को वो करें कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अब कुछ करना नहीं है, उसके बारे में पता चल गया आप सिर्फ सेल्फ कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अब जब हम हीलिंग की तरफ जाएंगे ना, तो जो ये करने के बाद जब हम एक्शन लेते हैं तो दैट इज द रियल ग्रोथ फैक्टर, और उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। देखिए इतने सालों तक हमारा जो पैटर्न डेवलप हुआ होता है उसको कुछ टाइम लगता है टू चेंज दैट। और फिर उसके बाद जब आप अगर थेरेपी के पेशेंट, हम तो कैसे है किसी का नाम नहीं ले सकते बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल जो ये रिलेशनशिप होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट का, लेकिन जो थ्राइविंग लोगों के अंदर नजर आती है ना, जिस तरह वो थ्राइव करते हैं आफ्टर थेरेपी, तो दैट इज, वो क्या होता है कि जैसे आप एक शिप को देखें जिसमें एक एंकर लगा हुआ होता है, जब एंकर लगा हुआ होता है तो वो आगे मूव नहीं हो सकती। तो इसी तरह से इमोशनल इश्यूज जो होते हैं ना, वो एक एंकर होते हैं, आप उसके साथ बंधे हुए होते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सडनली ऐसा होता है कि वो एंकर रिमूव हो जाता है और आप वो लिफ्ट हो जाते हैं और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। शवद साहिबा, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जाहिर है बहुत कब समटाइम्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो जैसे डीप ब्रीथिंग हो जाती है ड्यूरिंग द वर्क, या जिसे हम कहें कि छोटा सा मुख्तसर सा हम ब्रेक ले लेते हैं, या अपने ही कोलीग से हम बातचीत कर लेते हैं, तो क्या वो वाकई स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित होता है? जी बिल्कुल, जैसे भी आपने एक बात की ना कि मैनेजर्स हैं, जाहिर है अगर आपसे जिसको आप रिपोर्ट करते हैं वो अगर टॉक्सिक है
है तो एक अलग किस्म का इशू है। फिर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, कॉलीग्स के साथ तय भी नहीं बन रही होती, या कोई ऐसी डेडलाइन आ गई होती है कि आपसे नहीं मैनेज हो रहा होता है, आपको डर लग रहा होता है, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब इसको मैनेज करने के लिए जाहिर है आपको लार्जर लेवल पे भी कुछ चाहिए और डेली लेवल पे भी कुछ चाहिए, तो वहां पे ये चीज बहुत हेल्प करती है कि आपके कुछ लाइक माइंडेड लोग हो जिनके साथ आप लंच के लिए बाहर निकल गए, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया आपने फ्रॉम दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और इसी तरह कोई मेंटोर हो जिससे आपने थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ी सी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर लिया, सो यू नो दैट दिस कैन। और फिर जो आप ब्रीदिंग कह रही है, ब्रीदिंग तो आप समझिए ये इसके लिए आपको किसी और इंसान की जरूरत ही नहीं है, ये आपका एक अपना टूल है आपके पास, इतनी जबरदस्त चीज है कि जो आप इवन अपने स्ट्रेस को पहचान सकते हैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न से। अगर आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई ना, तो यानी 1 मिनट रुक जाए, आप अपनी जरा थोड़ी ब्रेथ को और अपने हार्ट बीट को नोटिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ स्ट्रेस है। और थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, ये एक पूरा साइकिल होता है। तो जैसे अगर हम इसको एक बिहेवियर ले लें कि जब हम तेज से सांस ले रहे हैं तो ये एक बिहेवियर है, और इससे हमारी थॉट्स भी रेसिंग थॉट्स हो जाएंगी और जो फीलिंग है वो भी स्ट्रेस की आ जाएगी। तो अब रादर देन अब बिहेवियर हमसे नहीं, यानी थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप बिहेवियर को कंट्रोल कर लें, ऑटोमेटिक आपकी थॉट्स और फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो ब्रीदिंग, जैसे ही आप स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे तो आपकी थॉट्स और आपके इमोशंस पे खुद पॉजिटिव इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर माइंडफुली और कॉन्शियसली ये चीज की जाए, पता होने के, जैसे आपने बात की, तो अब ये समझे आप, हम एक साइको एजुकेशन कर ली, बिल्कुल, तो अगर ये चीज सोच के कि मेरा इस स्ट्रेस के साथ मुझसे ये काम नहीं हो रहा, लेट मी टेक अ मोमेंट, डीप ब्रीदिंग करूं विद द माइंडफुल कॉन्शियसनेस कि मैं अपने सारी चीजों को काम डाउन कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, और फिर मैं आई विल कम बैक टू दिस। मुझे एक लेटर ही नहीं लिख रहा क्योंकि मुझसे फोकस नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप ये कर लेंगे तो यू विल हैव दैट फोकस बैक और आप वो काम ज्यादा बेहतर तरीके से। सर साहब, एक रिसेंटली एक रिसर्च आई है कि जो ड्यूरिंग द एंजाइटी, या जिसे हम कहें स्ट्रेस कहें या अंडर प्रेशर कहें, उसमें हमारा दिमाग थोड़ा सा अनयूजुअली तरीके से तेज चल रहा होता है, और उसमें हम हर वो पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जब हमारा माइंड काम नहीं होता, और जब हमारा माइंड इन पीस नहीं होता, तो उन हालात में हम वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या ये वाकई सच है? जी बिल्कुल, एक हद तक बिल्कुल जो आप बात कह रही हैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए, एंजाइटी इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द जो हमारा पूरा सिस्टम है अंदर से, हमारा जो बॉडी है, हमारा माइंड है, जो हमारा प्रोसेस है, उसका एक रिस्पॉन्स है। अगर आपको आप एक होस्ट हैं, आपसे कहा जाए जी कैमरे के सामने कि ये फला बात बोल दीजिए, आपके लिए बड़ा आसान होगा। अगर हम किसी और से कहें जो कि अभी जो कैमरा शाय है, जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, उस इंसान के पसीने छूट जाएंगे और उसको वो उसकी आवाज गुम हो जाएगी, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उसके लिए वो एंजाइटी इतनी ज्यादा होगी और कि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको कैरी नहीं कर पाएगा, राइट? तो आपके लिए जो चीज, यानी आपका थ्रेशोल्ड और दूसरे बंदे का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होगा। तो एंजाइटी भी ऐसे ही होती है, देखिए, और डिफरेंट मौकों पे भी डिफरेंट होती है। अगर एक बंदा है, उसको कहा जाए कि रिकॉर्डेड शो कर लीजिए, कैमरा रखा हुआ है, पहले आप प्रिपेयर हो जाए, आराम से सारी चीजें वो कर, लेकिन लाइव शो करने बोले तो वो नहीं कर सकता। तो ये मीडिया की एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो क्या होता है कि एक बच्चा है, वो पूरा साल पढ़ रहा है, एग्जाम्स के टाइम पे उसको एंजाइटी होना शुरू हो गई। अच्छा, एंजाइटी इज हेल्दी, कुछ लेवल ऑफ एंजाइटी जितनी होगी वो हेल्दी होगी, कि आपकी एक डेडलाइन है, आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पे आपको वो हेल्प करेगा कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि मुझे इतने दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि मैं एग्जाम अच्छा दूं और मेरे नंबर अच्छे आए। तो इट इज हेल्पिंग यू डिसाइड फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है, अब डेडलाइन है, पूरी करनी थी, इतने बजे पहुंचना था, तो आप उसी हिसाब से प्लान करेंगे और वो एंजाइटी आपको हेल्प कर रही है। अगर वो एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाए कि आपके सर में दर्द शुरू हो जाए, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए, आप घर से ही ना निकल पाए, वहां पहुंच ही ना पाए, वो काम ही ना कर पाए, तो क्या होगा? अब यही चीज डिस्ट्रक्टिव हो गई आपके लिए। तो वो एंजाइटी एक लेवल तक इट वाज हेल्दी, इट वाज यूजफुल। अगर वो उसके बियॉन्ड चली गई और आपकी जो कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की, उसके बियॉन्ड चली गई, आपके थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड चली गई, तो अब वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना? तो अब या तो मुझे अपनी एंजाइटी को कम करना होगा या मुझे अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ाना होगा। मैच्योरिटी इसी को कहते हैं। अगर एक दफा हमें लगे कि अब भाई मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आ रही, सुबह एग्जाम है, तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे
2 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी होगी। ये मेच्योरिटी है कि मैंने लेसन फाइंड अ सॉल्यूशन जी, तो अकॉर्डिंग टू योर एंजाइटी थ्रेशोल्ड। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो एंजाइटी इस तरह से हमें हेल्प कर रही होती है, इस तरह। और जो आप कह रही हैं कि तेज काम करते हैं दिमाग, तो उसमें अब देखिए ये जनरलाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो इंसान का रिस्पॉन्स है ना एंजाइटी का, वो फाइट फ्लाइट फ्रीज है। अब अगर किसी बंदे का फ्लाइट है तो वो उस जगह से गायब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। दे माइट गिव अप ऑन दैट वर्क, जिससे उनको एंजाइटी हो रही है। और कुछ लोग हैं उसको फाइट करेंगे, और यानी जिनका फाइट मोड होगा वो उस एंजाइटी को यूज करते हुए चैनलाइज कर लेंगे और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और जिसका फ्रीज मोड होगा उसके लिए तो समझे वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी एंजाइटी, कि वो उस दिन उस काम के लिए घर से निकल ही नहीं पाएगा। ऐसे ही तो होता इट है। डिपेंड्स ऑन कि आपका पैटर्न क्या है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। तो आप क्या समझती हैं कि पैटर्न वैसे किस तरह का होना चाहिए? लाइक इफ यू आर इन एंजाइटी, और अगर आपको मौका मिले कि आप इस पैटर्न से उस पैटर्न पे जंप करें या ट्रांसफर हो जाए या शिफ्ट हो जाए, तो विच पैटर्न इज बेटर? अच्छा देखिए, मैं ना खुद ही वेलनेस में जो साइको एजुकेशन की बात करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ कि इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। अब अगर मेरे सामने से एक गाड़ी आ रही है फुल स्पीड में और मैं रोड पे खड़ी हुई हूँ, तो उस वक्त अगर मैं फ्रीज रिस्पॉन्स हो मेरा, तो इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर मी, राइट। मुझे उस वक्त फ्लाइट रिस्पॉन्स में होना चाहिए और मुझे तेजी से भाग जाना चाहिए। मतलब मेरे जहन को इतनी तेजी से काम करना चाहिए कि मुझे इस रोड से हटना है, सही है ना। तो वो उस वक्त मेरे लिए यूजफुल होगा। लेकिन अगर आप मुझसे कोई बात कर रही हैं और मुझे वो बात बुरी लगी और मेरा दिल चाहे मैं आपसे लड़ाई करना शुरू कर दूं, और उस टाइम पे मैं उसी फाइट रिस्पॉन्स को अडॉप्ट कर लूं, तो वो अच्छा नहीं होगा। उस वक्त मुझे शायद थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए और आराम से बाद में आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये अच्छा है वो बुरा है, नहीं, वो मौके के हिसाब से सिचुएशन। बिल्कुल। ओके, बात करेंगे वर्क प्लेस वेलनेस पे आते हैं दोबारा से। तो ये जो वेलनेस की जिम्मेदारी होती है, ये क्या सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, या ये दोनों जो पार्टीज हैं वो कौन सा किरदार अदा कर सकती हैं? एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है या एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय को वो एक प्रोटेक्टिव, जैसे हम कहें कि एक एनवायरनमेंट दे वर्क प्लेस पे? जी, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए, एक तो सेल्फ केयर आजकल बड़ा बज़वर्ड है कि इंसान को अपनी वेलनेस का तो ख्याल रखना है, और सबसे पहले आप ही अपने आप को पहचान सकते हैं। जैसे हमने इतनी सारी बातें की ना कि सब चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। आपको अपना पैटर्न खुद पता होगा तो आप अपने लिए अच्छी चॉइसेस करेंगे। तो सेल्फ केयर तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि मुझे जिस चीज से स्ट्रेस होता है मैं उसमें अच्छी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाऊं। तो ये तो सबने करना है। अच्छा, एम्प्लॉयर की कहाँ जिम्मेदारी है? जैसे आप देखिए, हरासमेंट लॉज बने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट लॉज बने हैं, तो ये मैंने नहीं सिर्फ जाके अपना राइट क्लेम करना है, बल्कि जो एम्प्लॉयर है, जो गवर्नमेंट है, इन सब का भी इनकी जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करें कि उन लोगों को उनके राइट्स मिले। तो मेंटल हेल्थ राइट्स भी अब जो है इट्स अ थिंग, और वेलनेस इज समथिंग दैट ऑल बिग कंपनीज आर वर्किंग ऑन, और फिर ऐसे ट्रिकल डाउन हो रही है ये चीज। तो ये पॉलिसी लेवल पे आप समझें कि अब कंपनीज को इस चीज को टेकअप करने की जरूरत है, क्योंकि जो हेल्दी एम्प्लॉइज, मेंटली हेल्दी एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज। ये अब प्रूवन है, आप इसकी रिसर्चेस भी निकाल लें। तो जो लोग, अब तो 4 डे वर्क वीक की बात हो रही है, 3 डे वर्क वीक की बात हो रही है, रिमोट जॉब्स की बात हो रही है, तो जो लोग मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं वो हमेशा उनका आउटपुट ज्यादा होता है। ऐसा ही होता है, फिर चाहे वो कहीं पे भी हो, दे आर आउटपुट बेस्ड, उनके रिजल्ट्स हमेशा। सरवत साहब, आपने हैरेसमेंट की बात की, तो आते हैं हैरेसमेंट पे कि हैरेसमेंट क्या है। और अगर हम बात करें वर्क प्लेस हैरेसमेंट की, तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो है ये तो सुनने में तो बड़ा छोटा सा टर्म है, लेकिन अगर इसकी इफेक्ट्स देखे जाए तो बहुत बुरे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज है? बिल्कुल। अच्छा, ये भी आप समझे, मेंटल हेल्थ और हरासमेंट इज सो क्लोजली कनेक्टेड टुगेदर, क्योंकि हमारे आमतौर पर हरासमेंट को यूं समझा जाता है कि फिजिकल हरासमेंट हो या सेक्सुअल हरासमेंट हो तो उसको स्कोप में लिया जाता है। लेकिन हरासमेंट कैन बी सो मेनी थिंग्स। अगर किसी बंदे को उसका काम ना करने दिया जा रहा हो, जो उसका ड्यू राइट है वो उसको ना मिल रहा हो, उसकी वजह से उसको मेंटल एंजाइटी हो रही हो, तो ऑल दीज थिंग्स काउंट अंडर हरासमेंट। अगर हम उसको कहें कि वो हैरेसमेंट के जुमरे में आती है। जी बिल्कुल, एक लेवल के बाद, यानी अगर जिस काम के लिए किसी को हायर किया गया है या जिस काम को फैसिलिटेट करने के लिए किसी इंसान को रखा गया है किसी चीज के लिए, और वो उस काम में बीच में रुकावट डाली जाए या उस इंसान को वो काम पूरा ना करने दिया जाए और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हो, या वो जाहिर परेशान हो जाए कि वो अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर पाएगा, या उसको ये वही पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जाए, तो ये सारी चीजें भी इसके हरासमेंट के ही अंडर आती हैं। बल्कि यानी आप समझे, थोड़ा सा इसके वर्ड को चेंज कर लेते हैं कि इंटिमिडेशन के अंडर आती है, कि आप उस बंदे को अपने
कंट्रोल के अंदर रखना चाह रहे हैं, हालांकि जहाँ पे उसका कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपना वो काम पूरा करके फिर आपको दे दे, बट आप अगर वो अपना कंट्रोल इस्तेमाल करते हुए उसका रास्ता रोक रहे हैं तो दैट इज समथिंग दैट कम्स अंडर इंटिमिडेशन, और ये भी हरासमेंट की एक फॉर्म है। अच्छा, हरेसमेंट हम सिर्फ सुनते हैं कि ये जो वर्क प्लेस पे हरेसमेंट होती है सिर्फ फीमेल्स पे ज्यादा होती है, तो क्या वाकई ये सच है कि फीमेल्स इसके विक्टिम्स ज्यादा हैं, या मेल्स भी कंपैरेटिवली मेल्स का भी सेम रेशो ही आता है? अच्छा, इसमें अगर आप इसमें तो अब तो रिसर्चेस हो रही हैं, और देखिए जो वर्क प्लेस हरासमेंट का लॉ था उसका नाम विमेन वर्क प्लेस हरासमेंट फॉर अगेंस्ट विमेन था, और उसके अंदर जो अब तरमीम करके मेन को शामिल किया गया है कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खवातीन के अगेंस्ट हरासमेंट होती है, हरासमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म, और जिसको हम रिड्यूस करेंगे तभी हम अपने एम्प्लॉइज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बिकॉज जो हजरात के साथ भी जो चीज हो रही है, अगर आप देखिए एक बंदे को फोर्स किया जाए कि आप 5 बजे आपकी छुट्टी का टाइम है लेकिन आप 10 बजे जाएंगे, और वरना आपको फायर कर दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये खवातीन से ज्यादा मर्दों के साथ हो रहा होता है। हाँ, ऐसा ही है ना, तो ये भी हरासमेंट की फॉर्म, ये भी इंटिमिडेशन है कि आपको किसी थ्रेट के अंदर आपसे कोई काम कराया जाए, रादर देन मोटिवेटिंग यू और ऑफरिंग यू कॉम्पनसेशन फॉर दैट, आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट में ले आया गया जहां फियर जोन में जाके वो कंप्लायंस कर रहे हैं, तो दिस कम्स अंडर हरासमेंट। इसी तरह और बहुत सारी तरह की अप्रोचेस जो है, अब जो हम पहले सिर्फ खवातीन के लिए स्पेसिफिक समझते थे, वो एडवांसेस अब हजरात के साथ हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मेन आर इक्वली वल्नरेबल, और उनको भी प्रोटेक्शन और उनके भी राइट्स इसके अंडर प्रोटेक्टेड है। अच्छा, एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर एक्सपर्टीज, अगर मैं कहूँ कि आपको हर ऑफिस में एक मेंटल वेलनेस रूल नाफिज करने का इख्तियार दिया जाए तो वो कौन सा रूल होगा? अच्छा, मेंटल वेलनेस का रूल आई वुड से असेसमेंट। असेसमेंट अगर हम इससे शुरुआत करें तो ये बात बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे पास रिसर्चेस नहीं है इसके। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी कंपनी को प्रपोज करूँ कि जी आप अपने एम्प्लॉइज के लिए ये चीज करें, तो मेरे पास डेटा जो है ना वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको कन्विंस कर सकूं, क्योंकि देखिए सबसे पहला मसला इसमें ये होता है कि इफ अ क्लाइंट कम्स टू मी, मेरी उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और वो बहुत सी जगहों पे फिर आगे रिपोर्ट नहीं हो रही। जिन जगहों पे ऐसा काम हो रहा है जो कि रिपोर्टिंग होती है उसका डेटा इनफ नहीं है, फिर जाहिर है उसकी बहुत लिमिटेशंस हो जाती है। तो इसके अगर हम असेसमेंट शुरू कर दें हर लेवल पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे, तो उससे हमें ऐसा डेटा सेट मिल सकता है जिससे हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह इंटरवेंशन की जरूरत है। और आमतौर पे लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट बिठा दें या इस तरह का कोई सोल्यूशन कर लें। आप देखिए ऑफिस के अंदर आप साइकोलॉजिस्ट बिठाएंगे, कोई नहीं आएगा उसके पास। हाँ, क्योंकि वो स्टिग्मा है ना, आप जब वहां जाएंगे तो फिर 4 लोग पूछेंगे क्यों, ऐसे क्या मसला है, अच्छा ये तो वहां जाता है, तो जब जहाँ पे जजमेंट होगी वहां पे कोई उस सर्विस को यूज नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त हाणे असांजो पुॼाणीअ ते पहुचो, तो ॻाल्हियूं त तमामु सुठियूं थी रहियूं आहिनि, पर छा कयूं, वक्त जी जेका है न उहा थोड़ी सी कमी है असां वटि। सो अशरफ साहिबा, मैं चाहूँगी कि क्योंकि प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ है, तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपके लिए? सबसे पहले तो देखिए आपकी ही बातों से मुझे बड़ा अच्छा एक वो अभी कंक्लूजन मिल गया कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो इंसान अपने आप से मोहब्बत करे। अल्लाह ताला ने आपको एक इंसान बनाया है, आपको जीता जागता सोचता समझता इंसान बनाया है, तो आपका अपनी तरफ ये फर्ज है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखें, उसके साथ साथ अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखें। हम सब इंसान वल्नरेबल है, हम सबके कोई ना कोई वुंड्स हैं, हम कहीं ना कहीं जख्मी है, कहीं ना कहीं दुखी है, लेकिन उन सारी चीजों को ओवरकम करना जो है ना ये हमारे ही इख्तियार में। उस दुख के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना, उस ग्रज के साथ, उस रिग्रेट के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना, ये जो है ना जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल। तो ये हमारा राइट है अपने ऊपर कि हम एक खुश इंसान बने, उन चीजों को रिजॉल्व करें और उसके साथ आगे बढ़े। इसी तरह क्योंकि हम वर्क प्लेस वेलनेस की बात करें, तो जैसे असेसमेंट की बात हुई, इसी तरह अगर सब लोग अपने वेलनेस वीक मनाना शुरू कर दें साल में, अक्टूबर इज मेंटल हेल्थ मंथ, तो अगर उसमें एक वेलनेस वीक हो जाए कि सारे लोगों को थोड़ा सा मौका मिले अपने अंदर की बातें करने का, कुछ ग्रुप थेरेपीज हो जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाए जिसमें लोग अवेयर तो हो सकेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेट कर देंगी तो आई थिंक लोगों को एक सिरा मिल जाएगा कि किस चीज के ऊपर काम करना है।
बेहतरीन, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सरवत साहिबा आपका, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी डिस्कशन हमारी हुई वेलनेस के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, फिजिकल हेल्थ के हवाले से, हैरेसमेंट के हवाले से। तो बड़ा अच्छा रहा प्रोग्राम आपके साथ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। जी नाज़रीन, वक़्तु अची वियो आहे हाणे इजाज़त वठण जो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। वरी सुभाणे अव्हां जे आॾो हाज़िर थींदासीं नए मौज़ू ऐं नए महिमान सां गॾु। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।